पकड़ना आम इंसानों के बस की बात नहीं थी, लेकिन शहर में मौजूद कुछ लोग उन्हें पकड़ने। अरबों साल पहले जब हमारे ग्रह का निर्माण हुआ तो यहाँ बहुत सी ऐसी प्रजातियां जन्मी जिनके रहस्य से आज भी पर्दा नहीं उठ पाया था। धरती पर बसने वाले सारे जीवों के बीच एक ही चीज काम करती थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यहाँ एक प्रजाति प्रेडिटर यानी शिकारी होती थी तो दूसरी शिकार। इन्हीं प्रजाति में से एक प्रजाति थी ब्लैंक्स की प्रजाति। धरती के बनने के हजारों लाखों साल बाद इंसानों का जन्म हुआ था, लेकिन उनके साथ ही जन्मे थे ब्लैंक्स, जिनके रहस्य से आज भी दुनिया अनजान थी। उन ब्लैंक्स की दुनिया हम जैसी ही थी, या यूं कहें कि हमारे बीच ही थी। ये हर जगह मौजूद थे, जो दिन रात सिर्फ और सिर्फ इंसानों को अपना शिकार बनाते थे। इंसानों की दुनिया की जैसी ही एक दुनिया को ब्लैंक सिटी कहा जाता था। यहाँ इंसान ब्लैंक्स के साथ रहने पर मजबूर थे, क्योंकि वे सभी श्रापित थे। श्राप जिसने उन्हें अंगारा के माया जाल में फंसा दिया था, और आज एक मासूम इंसान इसी माया जाल का शिकार होने जा रहा था। शहर के बीचों बीच बने घर में एक बच्चे की जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। अरे प्रिया, राघव को चुप कराओ। अगर इसके रोने की आवाज उन शैतानों ने सुन ली तो यहीं डेरा डालकर बैठ जाएंगे। कैसे चुप कराऊं? राघव का शरीर भट्टी की तरह तप रहा है। अब ऐसे में बच्चा रोएगा ही ना। तो क्या घर में एक भी दवाई नहीं है? नहीं, न दवाई न मशाल की राख। ऐसे में बाहर भी नहीं जा सकते। मोहन प्रिया की बात सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गया, क्योंकि प्रिया जिस मशाल की राख की बात कर रही थी वो राख ब्लैंक्स को जलाने के बाद बनाई जाती थी। वैसे तो ब्लैंक्स को पकड़ना आम इंसानों के बस की बात नहीं थी, लेकिन शहर में मौजूद कुछ लोग उन्हें पकड़ने में कामयाब हो जाते थे, और जो भी ब्लैंक्स पकड़ में आते उनके शरीर को जलाकर एक राख बनाई जाती थी, जिसे लोग अपने घर के बाहर आग में डालकर रखते थे। इसी की रोशनी से ब्लैंक्स उनके घरों के आसपास नहीं फटकते थे। लेकिन आज की रात मोहन और प्रिया की जिंदगी में एक तूफानी रात साबित होने वाली थी, क्योंकि मोहन ने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए बिना राख के ही बाहर जाने का फैसला कर लिया था। ये क्या कर रहे हैं आप? अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? क्या आप ये भूल गए हो कि रात के ब्लैंक्स ज्यादा खतरनाक होते हैं? सुबह होगी तो दवाई आ जाएगी। सुबह होने में अभी बहुत वक्त है प्रिया। तब तक राघव की तबीयत और ज्यादा बिगड़ सकती है, और मैं अपने बच्चे को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता। तुम जाकर अंदर से काली राख ले आओ, और जितनी भी हो उसे दरवाजे पर डाल दो। मेरे आने तक दरवाजा मत खोलना। आप ये खतरा क्यों मोल ले रहे हैं? एक काम करिए, आप यहीं रुकिए, मैं जाती हूँ। कैसी बातें कर रही हो प्रिया? मेरे होते हुए मैं तुम्हारी जान खतरे में कैसे डाल सकता हूँ? पर मोहन, I also feel the same for you. I know प्रिया, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, पर अभी मुझे जाने दो। ज्यादा देर नहीं कर सकते अब हम। ठीक है मोहन, बट अपना ध्यान रखना। राघव और मैं तुम्हारे लौटने का वेट करेंगे। मोहन ने राघव का सर सहलाया और प्रिया के माथे को चूमते हुए कहा, स्वीट हार्ट, मैं बस यूं गया और यूं आया। प्रिया के कई बार मना करने के बावजूद भी मोहन अपनी जान हथेली पर रखकर घर से निकल गया, और मोहन दवाइयां लाने में कामयाब भी हो गया था। पर जब वो लौट रहा था तभी अचानक उसके सामने एक काला साया आने लगा। जब मोहन ने उस काले साये को अपने सामने देखा तो उसकी धड़कनें थम गई थीं, और उसका शरीर सुन्न पड़ गया, और उसके माथे से ठंडे पसीने की एक लकीर टिप टिप करके जमीन पर गिरने लगी। मोहन बिना मुड़े आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके हर बढ़ते कदम के साथ वो साया और बड़ा होकर उसके पीछे आता गया। अचानक उस साये ने मोहन के शरीर को जकड़ लिया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। कोई अपने शिकार को भी छोड़ता है भला? मुझे पता है कि मैं जब तक तुम्हें मुड़कर नहीं देखूंगा तब तक तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तुम एक मॉर्निंग कैचर हो,
मेरा पीछा करने से ज्यादा तुम कुछ भी नहीं कर सकते। लगता है तुझे हमारे बारे में हमसे भी ज्यादा मालूम है। एंड आई डोंट लाइक पीपल हु नो मोर देन मी। इसलिए तुझे अब मरना पड़ेगा। बेवकूफ इंसान, तूने मेरे सामने ज्ञान देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उस काले साए के इतना कहते ही मोहन ने अपनी नजरें उठाकर सामने की ओर देखा। उसने देखा कि उसके सामने की जमीन पर अचानक दरार पड़ने लगी थी। उस जमीन को फाड़ते हुए 2 खून से सने हाथ बाहर निकल रहे थे और देखते ही देखते एक पूरी खून से सनी लाश, जिसके शरीर पर बस मांस था, वो मोहन के सामने आकर खड़ी हो गई। वो डरावना मंजर देखकर मोहन की चीख निकल गई और उसके चिल्लाते ही उसके पीछे से वो काला साया हट गया। लेकिन उसके सामने खड़ी वो लाश अब भी मोहन को उसकी डरावनी नजरों से घूरे जा रही थी। तभी उससे बचने के लिए मोहन ने अपनी जेब में रखी थोड़ी सी काली राख निकाली और कहा, देखो, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ, वरना मैं तुम पर ये राख फेंक दूंगा। ऐसा कहकर मोहन ने वो राख उस लाश के ऊपर फेंकी और वो अगले ही पल गायब हो गई। उस लाल लाश के गायब होते ही मोहन सदमे में आ गया और खुद से डरते हुए कहने लगा, वो लाश कहाँ गई? और वो ब्लैंक जो मेरे पीछे था, वो कहाँ है? मोहन कुछ समझ पाता इसके पहले ही वो ब्लैंक उसके चेहरे के सामने आकर खड़ा हो गया और अपनी डरावनी आवाज में बोला, सच में कितने बेवकूफ हो तुम। वो राख तुम्हारी सेफ्टी के लिए थी, तुमने उसे ही फेंक दिया। अब भुगतो उसका अंजाम। नहीं! 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 मोहन राख फेंक चुका था और इसी चीज का फायदा उठाकर उस ब्लैंक ने मोहन का गला पकड़ा और उसे धीरे धीरे जकड़ने लगा। वो पकड़ इतनी सख्त थी कि मोहन की गर्दन की हड्डियों के तड़कने की गूंज उस सन्नाटे में गूंज रही थी और कुछ ही सेकंड्स में मोहन अधमरा सा हो गया। तब उस ब्लैंक्स ने मोहन का चेहरा खींचा और उसे चीरते हुए मोहन के शरीर से अलग कर दिया। मोहन उस दर्द से तड़पता हुआ चीख रहा था और कुछ ही देर में उसकी चीखें आना बंद हो गई। उस ब्लैंक ने मोहन को जमीन पर फेंका और वहां से चला गया। मोहन के चेहरे पर अब चमड़ी की जगह पर अब सिर्फ मांस था, जिसके ऊपर मक्खियां भिनभिना रही थीं। मोहन की लाश लावारिस जमीन पर पड़ी थी और साथ ही पड़ी थी वो दवाइयां जो राघव के लिए लेने आया था। पर अब वो दवाइयां वो अपने बेटे तक कभी नहीं पहुंचा पाएगा। एक तरफ मोहन की लाश जमीन पर पड़ी सड़ रही थी तो वहीं दूसरी तरफ प्रिया मोहन का रास्ता देखते हुए खुद से बोली, मोहन अब तक नहीं आए, मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए। प्रिया ने जैसे ही डिसाइड किया उसके तुरंत बाद उसने सोचा और बोली, लेकिन नहीं, मैं बाहर नहीं जा सकती। अब तो घर में राख भी नहीं बची। क्या करूं मैं अब? थिंक प्रिया, थिंक। प्रिया अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रिया ने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर और कोई नहीं बल्कि मोहन ही खड़ा था, जिसे देख प्रिया का चेहरा खिल उठा। वो दौड़ते हुए बाहर की तरफ गई और दरवाजा खोलते हुए बोली, आप आ गए। जानते हैं मैं कितना डर गई थी। भगवान का शुक्र है कि कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा था ना कि आप वो राख ले जाइए। देखिए ना, आज उसी की वजह से आपको उन शैतानों ने छुआ तक नहीं। प्रिया मोहन से बात किए जा रही थी, लेकिन मोहन तिरछी निगाहें कर बस घर में इधर उधर देख रहा था। उसका ये अजीब बिहेवियर देखकर प्रिया ने कहा, क्या हुआ? आप इधर उधर क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं। अच्छा, आप वो दवाई ले आए? जल्दी दे दीजिए, राघव का बुखार बढ़ते ही जा रहा है। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। दवाइयाँ? मोहन, ये मजाक का वक्त नहीं है। जल्दी दे दीजिए दवाई। देखिए ना, राघव भी कितना परेशान हो रहा है। प्रिया की बात सुनकर मोहन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। दूसरी तरफ प्रिया ने ध्यान दिया
कि उसके बच्चे ने मोहन को देखकर बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था। प्रिया को अब ये समझने में देर नहीं लगी कि उसके सामने मोहन नहीं बल्कि मोहन की शक्ल में कोई और खड़ा था। कौन हो तुम? मेरे पति कहाँ है? मैं कौन हूं ये तुझे कुछ ही सेकंड्स में पता चल जाएगा लड़की। ऐसा कहते हुए वो ब्लैंक प्रिया के करीब जाने लगा और प्रिया अपनी जान की भीख मांगते हुए बोली, नहीं नहीं नहीं, मेरे करीब मत आना। पर उस जालिम ब्लैंक पर प्रिया की किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ। उसने प्रिया के हाथ से उसके बच्चे को छीना और पल भर में उसने प्रिया के सामने ही राघव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। नहीं, नहीं। एक तरफ प्रिया बदहवास होकर चिल्ला रही थी तो दूसरी तरफ वो ब्लैंक पागलों की तरह हंसते हुए बोला, अब तेरी बारी। प्रिया अपने बेटे की मौत से इस कदर टूट चुकी थी कि उसकी आवाज निकलना ही बंद हो गई। फिर कुछ सेकंड्स के बाद प्रिया ने रोते बिलखते हुए उसकी कमजोर आवाज में कहा, तुमने जिस तरह मेरे परिवार को मारा है, देखना एक दिन इसी तरह कोई तुझे और तेरे राजा अंगारा के पूरे साम्राज्य को खत्म कर देगा। तड़प तड़प के मरोगे तुम सब, देख लेना। क्या कहा? कोई आएगा हमें मारने? कौन होगा वो? तुम्हारा रक्षक? पागल लड़की, ब्लैंक्स को कोई नहीं मार सकता, कोई भी नहीं। क्या प्रिया का कहा सच होने वाला था? क्या ब्लैंक्स और ब्लैंक्स के राजा से शहर को बचाने कोई फरिश्ता आने वाला था? और कौन है अंगारा और उसके मायाजाल का सच? जानने के लिए सुने कुकू एफएम की ये सीरीज। शहर में ब्लैंक्स का आतंक बढ़ता जा रहा था। मोहन के पूरे परिवार के मरने की खबर से शहर में सनसनी फैली हुई थी। लोग दिन के उजाले में भी निकलने से डर रहे थे। ये दिल दहला देने वाली न्यूज़ हर बड़े न्यूज़ चैनल में फैल चुकी थी। हर किसी के सामने बस एक ही सवाल था कि आखिर ब्लैंक्स को हराया कैसे जाए। एक न्यूज़ चैनल पर एक रिपोर्टर न्यूज़ पढ़ते हुए लोगों से गुहार लगाते हुए पूछने लगी, आखिर कब तक मासूम लोगों की जान जाती रहेगी? आखिर कब तक होते रहेंगे मासूम परिवार ब्लैंक्स का शिकार? ब्लैंक सिटी में लोग एक कैफे में बैठकर ये न्यूज़ देख रहे थे। तभी एक बूढ़े आदमी ने टीवी बंद कर दिया और चिल्लाते हुए कहने लगे, बंद करो इन न्यूज चैनल्स को, सब दिखावटी है। असल में तो इन लोगों को हमारे जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी, जिस तरह आज तक लेते आए हैं। बूढ़े आदमी की बात सुन जैनी नाम की औरत पानी का गिलास लेकर उसके पास आई और बोली, वल्लभ चट्टा, हम लोग कर भी क्या सकते हैं? आप तो जानते हैं ना कल मोहन के साथ क्या हुआ। उसके छोटे से बच्चे को भी नहीं छोड़ा उन लोगों ने, जबकि मोहन के पास तो वो चमत्कारी राख भी थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मोहन के पास वो चमत्कारी राख हो और ब्लैंक्स उसे मार दें। जरूर मोहन ने कोई गलती की होगी, क्योंकि ये हमारा बरसों का तजुर्बा है। उस राख के होते हुए कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। वो बूढ़ा आदमी थोड़ी देर के लिए किसी सोच में डूब गया। उनका चेहरा थोड़ी देर के लिए बहुत गंभीर हो गया था। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने अपने पास रखे बैग में से एक डायरी निकाली और उसके पन्ने पलटाने लगे। उन्हें ऐसा करते हुए देख जैनी ने उससे क्यूरियस होते हुए पूछा, ये कैसी डायरी है वल्लभ चट्टा? दिखने में तो बहुत पुरानी लग रही है। सही कहा तुमने, मेरे दादाजी की डायरी है ये। वाह, लुक्स इंटरेस्टिंग। क्या ये उनकी पर्सनल डायरी है?
हाँ, पर्सनल तो है, पर हम सबके काम की है। व्हाट? बट हाउ? और आप इस डायरी को क्यों पढ़ रहे हैं? मैंने सुना है कि किसी की डायरी पढ़ना अच्छी बात नहीं होती। नहीं होती, मैं जानता हूं, पर इसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो हम सभी इंसानों के काम की। इंसानों के काम की है? पर कैसे? क्योंकि ये कोई आम डायरी नहीं, बल्कि हमारे लिए एक हथियार की तरह है। दरअसल ये डायरी मेरे दादाजी ने उस समय लिखी थी जब ब्लैंक्स और इंसानों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। इसका मतलब कि ये डायरी आपके दादाजी ने जंग के दौरान लिखी थी। बिल्कुल। पर इस डायरी में ऐसा क्या लिखा है वल्लभ चिट्टा कि आप इसे एक वेपन बोल रहे हैं? इसमें कुछ खास एक्सपेरिमेंट की जानकारी है जो ब्लैंक्स अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए करते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि आखिरकार ब्लैंक ने मोहन के साथ ऐसा क्या किया था जो उसकी लाश का चेहरा गायब था। हाँ, हमें मोहन की मौत कैसे हुई ये भी पता नहीं है। अगर कल मोहन के पास राख थी तो आखिर वो मोहन को कैसे मार सकते हैं? ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है वल्लभ चिट्टा। वी हैव टू सॉल्व इट। हो ना हो, मुझे तो पूरा शक है कि वो ब्लैंक्स कोई नया तरीका जान चुके हैं हम लोगों को मारने का। बस हमें यह पता लगाना है कि वो कौन सा नया तरीका है जो उनके हाथ लगा है। ऐसा कहकर वल्लभ चिट्टा चुप हो गए। वो तेजी से पन्ने पलटने लगे और एक पन्ने पर आकर रुक गए। हे भगवान, क्या हुआ वल्लभ चिट्टा? कुछ पता चला? ये देखो, पेज नंबर 111 पर यहां लिखा है कि ब्लैंक्स अगर गिरगिट का खून अपने खून में मिला ले तो वो जिस भी इंसान का चेहरा चुराएंगे वो धीरे धीरे उसकी आइडेंटिटी, उस इंसान की मेमोरी सब चुरा सकते हैं। इसका मतलब कि हमें अब और अलर्ट रहना होगा। हाँ, क्योंकि अब हमें यह नहीं पता होगा कि हमारे बीच जो भी आ रहा है वो एक इंसान है या कोई ब्लैंक। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हमें हमारे डिफेंस के लिए कोई नया तरीका ढूंढना होगा। अब उन शैतानों से सामना करने के लिए हमें हमारा चेहरा भी छिपाना होगा। वल्लभ चिट्टा की बात सुनकर वहां बैठे लोगों में हलचल मच गई और एक आदमी चिढ़ते हुए बोला, इसकी माँ का एक और नया तरीका? आखिर हम कब तक उन लोगों से ऐसे डर कर जीते रहेंगे? जब तक कि हमें ब्लैंक्स को मारने का तरीका नहीं मिल जाता तब तक हमें नया तरीका अपनाना ही होगा। That means we have to wear masks. सालों पहले जब ब्लैंक्स और इंसानों के बीच लड़ाई हुई थी तब भी उनके सामने हम मुखौटा पहनकर ही लड़े थे। तब हमने किसी तरह उनकी मेमोरी से इस विद्या को हटा दिया था, लेकिन अब लगता है कि अंगारा फिर से इस विद्या को हासिल करने में कामयाब हो गया है। वल्लभ चिट्टा की बात सुन एक दूसरा आदमी उठकर बोला, अगर ऐसा है तो वल्लभ चिट्टा, मैं अभी अपनी दुकान से मास्क लेकर आता हूं। अभी के लिए ठीक है, पर हम ज्यादा दिनों तक इन मास्क से उन शैतानों का सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें उनसे लड़ने के लिए असली मास्क की जरूरत पड़ेगी और वो 2 एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। कौन से 2 एलिमेंट चिट्टा? इस डायरी में तो उस मास्क को बनाने की कोई विधि नहीं लिखी है और ना ही मेरे पास कोई पुराना पीस है। तो उस मास्क को बनाने के लिए हम क्या करने वाले हैं वल्लभ चिट्टा? अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, पर हमें जल्द से जल्द कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। Don't worry वल्लभ चिट्टा, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे and we will finish them all bloody blanks. जहां एक तरफ शहर के सारे लोग ब्लैंक्स के आतंक से बचने की तैयारी कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जंगल के बीचों बीच बने काली महल में अंगारा अपनी शानदार जीत पर जश्न मना रहा था। आखिर मैंने बरसों पुराने उस रहस्य को हासिल कर ही लिया रखा। अब मैं किसी भी इंसान को अपने वश में कर सकता हूं, छीन सकता हूं उनकी एक एक सांस। अब हमें इस धरती का बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्या महाराज? वो क्या कहते हैं उसे? हाँ, किंग बनने से कोई नहीं रोक सकता। पर महाराज, शुद्ध हिंदी में तो किंग को सम्राट बोलते हैं। वही बोलने वाला था मैं। हमें इस धरती का सम्राट बनने से
कोई नहीं रोक सकता। रहने दीजिए महाराज, अगर आपकी हिंदी का यही हाल रहा तो हो चुकी आपकी शादी। देख लीजिएगा, ऐसे तो आपके दादा ससुर जी आपकी और उनकी पोती की शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। ए तुच्छ प्राणी, अपनी सीमा में रहकर बात करो, समझे? भ्रामिका सिर्फ हमारी है। ये हुई ना बात महाराज, आपको बार बार याद दिलाना पड़ता है। खामोश। जी महाराज, वैसे मैं ये कह रहा था कि बड़ा सुकून मिलता है जब आप अपने हाथों में किसी इंसान की गर्दन पकड़ते हैं और धीरे धीरे उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं। जब नुकीले नाखून किसी इंसान के दिल को चीरते हुए खून से लबालब भरे रसीले दिल को सीने से निकालते हैं, क्या सुकून मिलता है। आए हाय। लगता है तुम अब तक अपने रात के शिकार को भूल नहीं पाए हो रागा। नहीं, कैसे भूल सकता हूं महाराज। इतने दिनों बाद 3 इंसानों का खून पीने को मिला, दिल गार्डन गार्डन हो गया महाराज। अब तो मन कर रहा है कि उसी खून की नदी में खेती शुरू कर दूं। वैसे मेरे रिटायरमेंट के लिए कैसा प्लान लगता है आपको? ऐसा उल्टे हाथ का लाफा पड़ेगा ना महाराज। अगर तुमने बात आगे फिर कभी दोहराई तो तुम्हें इसका उचित दंड दिया जाएगा। अगर तुम चले गए तो मेरे होने वाले बच्चों को कौन संभालेगा? अरे हाँ, सॉरी महाराज, पार्डन मी। ठीक है ठीक है। अंगारा और राका अपनी बातों में मग्न थे। तभी उनके कानों में किसी के कदमों की आहट पड़ी, जिसे सुनकर राका के चेहरे की खुशी गायब हो गई। ये आहट थी प्रोफेसर डैनियल के कदमों की। पधारिए पधारिए प्रोफेसर डैनियल। कहाँ हारिए? प्रोफेसर, महाराज के कहने का मतलब है कि आइए आइए, ऐसा। आ तो गया हूं, और कितना अंदर आऊं? प्रोफेसर की बात सुनकर अंगारा मन ही मन गुस्सा होते हुए बोला, इसकी तो कहीं प्रोफेसर अंगारा की बात सुन ना ले। इसलिए राका ने बात संभालते हुए कहा, यहीं इसी चेयर पर आकर बैठिए प्रोफेसर। वैसे मैंने कल की खबर सुनी कि कैसे हमारे होनहार राका ने कल एक इंसान के पूरे खानदान को खत्म कर दिया। शाबाश राका। जी प्रोफेसर, आखिर शिष्य किसका है? पर अब इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी नई विद्या के बारे में इंसानों को पता चल चुका है और उन्होंने मास्क पहनकर घूमने का तय किया है। इसका मतलब समझते हो ना? इसका मतलब कि अब मुझे कोई और नई विद्या सीखनी होगी। हाँ, और जितना जल्दी हो सके उस राज के बारे में पता करो। एक बार वो राज हमारे हाथ लग गया, फिर ब्लैंक्स को कोई नहीं मार पाएगा, समझे? वो राज हमारी कमजोरी है। अगर वो किसी इंसान के हाथों में लग गई तो हम ब्लैंक्स का खात्मा होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रोफेसर की बात सुनकर अंगारा गुस्से से तिलमिलाता हुआ चिल्ला चिल्लाकर दहाड़ने लगा और उसने प्रोफेसर का गला पकड़ लिया। प्रोफेसर, ब्लैंक्स को खत्म करना इतना आसान नहीं है, समझे? आखिर अंगारा किस राज को इंसानों की पहुंच से बचाना चाहता था, जानने के लिए सुनिए कुकू एफएम की ये सीरीज। तूफानी मौसम में लुप छुप होती हुई मशाल लिए एक लड़का चला आ रहा था। कुछ देर बाद वो एक बोर्ड के सामने आकर रुक गया और उस पर लिखा नाम पढ़ने की कोशिश करने लगा, पर अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फाइनली एक बोर्ड तो दिखा, वरना मुझे तो लगा था कि इस जगह को ढूंढते ढूंढते मैं सीधा परलोक ही पहुंच जाऊंगा। बट इस बोर्ड पर लिखा क्या है? विक्की के ऐसा कहते ही एक जोर की बिजली कड़की, जिसकी रोशनी में उसने उस बोर्ड पर लिखा नाम पढ़ते हुए कहा, द ब्लैंक सिटी। ये आई मेड इट, यहीं तो पहुंचना था। फिर विक्की ने ऊपर आसमान की ओर देखते हुए कहा, बट आपको इतना मेहरबान होने की क्या जरूरत थी? मैं आपकी मेहरबानी के लिए कोई टैक्स पे नहीं करने वाला हूँ।
समझ गए ना आप? अच्छा, थोड़ा सा कर दूंगा। डोंट बी एंग्री मैन। क्या जमाना आ गया है ब्रो, कुछ भी फ्री नहीं है। खैर, अब इस शहर की तरफ चला जाए, वरना क्या पता यहाँ खड़े होने का भी टैक्स देना पड़े। क्यों रॉबिन? विक्की ने अपने कुत्ते से, जिसका नाम रॉबिन था, उसको देखते हुए पूछा। तभी रॉबिन ने भौंकते हुए जवाब दिया। ठीक है रॉबिन, अब आगे चला जाए। विक्की आने वाले खतरे से अनजान उस शहर की तरफ बढ़ चुका था कि तभी रास्ते में कुछ पेड़ों ने अपनी लाल आंखें खोली और विक्की का रास्ता रोक लिया। विक्की उस पेड़ को देखकर शॉक्ड हो गया और रॉबिन ने डर के मारे विक्की के जैकेट में अपना मुंह छिपा लिया। होली शिट, व्हाट द हेल! क्या ये पेड़ सच में देख और चल सकता है, या मैं कोई सपना देख रहा हूं? तेरी इतनी अच्छी किस्मत तो नहीं लगती मुझे, पर मेरी जरूर है। आज इतने दिनों बाद किसी इंसान को कच्चा चबाऊंगा। तेरी हड्डियां चटकाने में मजा आएगा। इतना कहते ही वो पेड़ अपने टहनियों जैसे हाथों को विक्की के गले की तरफ ले गया, पर आगे जो हुआ उसकी उस शैतानी पेड़ को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तू तो गया। इतनी आसानी से नहीं दोस्त। लगता है तुझे आसान भाषा में बात समझ नहीं आती। उस शैतानी पेड़ ने इतना कहकर अपनी एक टहनी को विक्की की तरफ बढ़ाया। देखते ही देखते वो टहनी बड़ी और नुकीली हो गई। विक्की को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उस डाल को अपनी तरफ बढ़ते देख विक्की पीछे हटने लगा, जिस पर पेड़ ने हंसते हुए कहा, क्यों, अब क्या हुआ? विक्की ने उस पेड़ की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने जल्दी से अपनी जेब से एक नुकीला चाकू निकाला और उस पेड़ की आंख पर मार दिया। चाकू आंख पर लगते ही वो पेड़ करहाते हुए बोला, तूने मुझ पर वार कैसे किया? ये तो हो ही नहीं सकता। कौन हो तुम? कौन हो तुम, बोलो। विकी नाम है मेरा, याद रखना। आगे से किसी को परेशान करने से पहले मुझे याद कर लेना, समझे? विक्की के ऐसा कहते ही रॉबिन भी खुशी से उछलकर भौंकने लगा। विक्की उस पेड़ को सबक सिखाकर थोड़ा आगे बढ़ गया और खुद से बोला, अजीब जगह है। जब यहाँ पेड़ इंसानों को खाते तो ना जाने इंसान क्या ही खाते होंगे, बस दिमाग ना खाते हो। विक्की उस शहर में पहुंच चुका था। उसने सोचा था कि शहर में पहुंचते ही उसे काफी हलचल देखने को मिलेगी। रात में लोग पार्टीज करते होंगे, यंगस्टर्स तफरी करने अपनी बाइक्स पर दूर दूर तक जाते होंगे, पर वहां ऐसा कुछ नहीं था। था तो सिर्फ सन्नाटा। बिल्ली की आवाज सुनते ही रॉबिन डर से कांपने लगा और एक बार फिर उसने विक्की की जैकेट में अपना मुंह छिपा लिया। ये देखकर विक्की बोला, रॉबिन, घबराने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना यहाँ, सो डोंट वरी बडी। विक्की रॉबिन से बात कर ही रहा था कि तभी उसका ध्यान घरों पर हुए पेंट पर गया। ये क्या, सारे घरों पर काला रंग का पेंट किया गया है? धत, क्या यहाँ की दुकानों पर और कोई रंग नहीं मिलता? अजीब है, अजीब जगह है। खैर, इन सब बातों को सोचने का मेरे पास समय नहीं है। आई हैव टू बी फोकस्ड ऑन माई वर्क, जिसके लिए मैं यहां आया हूं। ऐसा सोचकर विक्की एक घर के सामने जाकर खड़ा हो गया और दरवाजा नॉक करने लगा। विक्की ने कई बार दरवाजा नॉक किया, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। ओह मैन, लगता है यहां से मुझे कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। आई शुड लीव दिस हाउस। आगे जाकर देखता हूं, शायद कोई और दरवाजा खोल दे। विक्की ने उसके आने की दस्तक दे दी थी। ऐसा कोई भी घर नहीं बचा था जिसका विक्की ने दरवाजा नॉक ना किया हो, पर किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। अभी तो सिर्फ
8 ही बजे? यहाँ क्या इतनी जल्दी सब सो चुके हैं? कमाल है। खैर, कम से कम यहाँ के लोगों के तो स्लीपिंग पैटर्न सही है। लगता है सुबह ही कुछ मदद मिल पाएगी। विक्की रॉबिन को लेकर वहां से आगे चला गया। वहां से थोड़ा आगे जाने पर विक्की ने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक लोहे के शेड के नीचे एक आदमी बैठा हुआ था जो आग जलाकर अपने हाथ गर्म कर रहा था। विक्की ने उसे देखकर मन ही मन खुश होते हुए बोला, वाह रॉबिन, अब जाकर कोई इंसान दिखा यहाँ। शायद ये हमारी हेल्प कर सकते हैं। चलो इनसे जाकर बात करते हैं। विक्की उस आदमी के पास जाकर एक अलग ही लहजे में बोला, क्या काका, इतनी रात गए ठंड में शेड के नीचे क्यों बैठे हो? काकी से झगड़ा हुआ है क्या तुम्हारा? विक्की के ऐसा कहने पर वो ठंड से दुबका हुआ आदमी अपनी नजर उठाए लाल लाल आंखों से विक्की को एकटक देखने लगा और बोला, लगता है इस शहर में नए हो। हाँ काका, बस अभी पहुंचा हूं यहाँ। एक जरूरी काम खत्म करना है, बस उसी सिलसिले में आया हूं। लगता है तुम्हें किसी ने बताया नहीं। क्या काका? यही कि अनजान आदमी को जरूरत से ज्यादा बात बताना मौत को न्योता देने जैसा होता है। अरे काका, ऐसा कुछ नहीं होता। लगता है तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि जो अब तक हुआ नहीं वो आगे हो नहीं सकता। आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं काका? विक्की का इतना पूछना ही था कि वो आदमी की शक्ल में छिपा हुआ ब्लैंक किसी काली परछाई की तरह धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उसने विक्की के ऊपर हमला कर दिया। वो विक्की का चेहरा नोचने के लिए उसके नुकीले नाखूनों वाले हाथ विक्की के चेहरे की तरफ बढ़ाने लगा। तभी विक्की ने उसके हाथ से उस ब्लैंक का जबड़ा पकड़ा और उसे जमीन पर पटक पटक के मारने लगा। विक्की की मार से उस ब्लैंक की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। वो सदमे में आकर विक्की से बोला, तुमने मास्क नहीं पहना, तुम्हारी मशाल भी साइड में रखी है, तो तुम एक ब्लैंक के वार से बच कैसे गए? कैसे? और तो और तुमने एक ब्लैंक को मारा। अरे मारना तो दूर की बात है, तुमसे भी ब्लैंक को छुआ भी कैसे? कौन हो तुम? वो ब्लैंक सदमे में था। वो वहां से चिल्लाते हुए भागने लगा। भूत भूत। लगता है इसका दिमाग सटक गया है। खैर, ओह रॉबिन, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं ना दोस्त। रॉबिन खुशी से उसकी पूंछ हिलाते हुए विक्की को लिक करने लगा। आराम से रॉबिन। चलो अब आगे चलते हैं। रात के अंधेरे में विक्की ने ब्लैंक सिटी में कदम रख दिया था, लेकिन यहां आते ही उसका सामना हुआ ब्लैंक के साथ। विक्की अपने साथ हुई इस अजीब घटना से शॉक्ड तो था, पर उसने ये परेशानी उसके चेहरे पर आने नहीं दी। वहीं दूसरी ओर जिस ब्लैंक को विक्की ने मजा चखाया था, वो भागते हुए जंगल की ओर गया। उसके चेहरे पर डर साफ था। वो ब्लैंक भागते हुए एक पुराने से खंडर के अंदर पहुंचा और वहां बहुत सारी मशीनों के सामने बैठे एक आदमी से हांफते हुए बोला, प्रोफेसर पीके, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। वो उस ब्लैंक के सामने प्रोफेसर पीके बैठे थे, जो ब्लैंक्स की दुनिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। सारे ब्लैंक्स उनकी बहुत इज्जत करते थे, पर कुछ अलग अदब से, क्योंकि प्रोफेसर पीके सारा दिन शराब के नशे में धुत रहते थे। जब उस ब्लैंक की आवाज प्रोफेसर पीके के कानों में पड़ी तो वो मदहोशी में बोले, क्या हुआ चैंपियन, तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? क्या बाहर कोई रेस हो रही है? पर मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। हाउ इज दैट? प्रोफेसर, बाहर कोई रेस नहीं हो रही, बल्कि मैं अपनी जान हथेली पर रखकर भागते हुए आया हूं। तो तुम्हें किसने कहा था भाग कर आने को? ऐसे भी क्या आफत आ गई थी? आफत नहीं प्रोफेसर, एक इंसान आया है। ओह शट अप, व्हाट रबिश यू आर सेइंग। इंसानों से डर कर आ गए? आई कांट बिलीव इट।
अंगारा तुमको चैंपियन बुलाता है, पर तुम तो लूजर बोलने लायक भी नहीं हो। प्रोफेसर, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए, मैं क्या कहना चाहता हूं। एक मिनट। चैंपियन को रुकने के लिए बोलकर पीके ने कम्यूनो ब्रेडी नाम की एक एक बोतल को अपने होठों से लगा लिया और गटकने लगा। उसे देखकर चैंपियन बड़बड़ाते हुए बोला, ये पियक्कड़ साइंटिस्ट सरक गया है क्या? इसको समझ क्यों नहीं आ रहा है? अभी ये पीके टोन हो जाएगा और फिर एक किस्सा बार बार पूछेगा। चूतिया। पूरी बोतल गटकाने के बाद पीके बोला, अब कम्युनिकेशन में थोड़ी जान आएगी। हाँ, तो चैंपियन बोलो, तुम यहां क्यों आए थे और तुम हाफ क्यों रहे हो? पीके के सवाल पर चैंपियन ने अपना हाथ सिर पर पीट लिया और फिर थोड़ा शांत होकर पीके को उस इंसान के साथ हुई झड़प की बात बताने लगा। जिसके बाद पीके ने कहा, ओह आई सी, ये प्रॉब्लम है। हाँ प्रोफेसर, अब आप जल्दी से सबके बारे में बॉस, मेरा मतलब है कि महाराज को बता दीजिए। स्टूपिड बॉय, तुम्हें क्या लगता है तुम कोई भी लोकल ब्रांड की शराब पीकर मेरे पास आकर अपनी स्टूपिड कहानी सुनाएगा और मैं मान लूंगा? अरे लेकिन प्रोफेसर, मैंने नहीं बल्कि आपने अभी भी शराब पी है। व्हाट व्हाट नॉनसेंस, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? आई नेवर ड्रिंक। हु टोल्ड यू दिस? नेवर माइंड। मैं जानता हूं लोग मेरे बारे में अफवाह फैलाते हैं और अक्सर तुम जैसे शराबी खुद पी कर यहां आते हैं और पीने का इल्जाम मुझ पर लगाते हैं। कितनी जालिम दुनिया है ये। कोई शरीफ इंसान तो चैन से जी ही नहीं सकता। पर कोई बात नहीं, तुम बताओ यहां क्यों आए थे और तुम हाफ क्यों रहे हो? प्रोफेसर पीके के ऐसा कहते ही चैंपियन से रहा नहीं गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं यहाँ अपने दिमाग का दही कराने आया था और आपको बताने आया था कि शायद जिस शख्स की तलाश हम कर रहे हैं वो आ चुका है, लेकिन आपको इस सबसे क्या लेना देना? आप रहिए नशे में धुत। चैंपियन अपने माथे को पीटते हुए वहां से चला गया। वहीं उसे जाते देख पीके ने कहा, स्टूपिड बॉय, इतना भी नहीं जानता कि अगर कोई ऐसा शख्स होता तो मेरी ये बीपिंग मशीन मुझे बता देती। पीके ने जैसे ही ये कहा, उसकी बीपिंग मशीन ब्लास्ट हो गई। आखिर कौन था ये विक्की, जिसके आने से ही ब्लैंक्स की दुनिया का बैड लक शुरू होने वाला था? जानने के लिए सुनिए कुकू एफएम की ये सीरीज। मशीन फटते ही प्रोफेसर पीके ने सदमे में आकर कहा, मेरी महबूबा का इंतकाल हो गया। प्रोफेसर पीके जोर जोर से रोने लगा, जैसे वो मशीन नहीं बल्कि उसका दिल ब्लास्ट हो गया हो। उसने जल्दी से टेलीफोन का डायल घुमाया और कहीं कॉल लगाया। जैसे ही सामने से किसी ने फोन उठाया, प्रोफेसर पीके रोते हुए बोला, हुजूर, हमारी महबूबा का इंतकाल हो गया है। आप जल्दी से आकर इन्हें दफनाने की जहमत कीजिए। पीके के ऐसा कहते ही सामने से एक आदमी का जवाब आया, महबूबा? पर पीके सर, जहां तक मुझे पता है आपकी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। और क्या आपने आज कम्यूनो ब्रांडी पी रखी है? आज आप कुछ अलग टोन में बात कर रहे हैं। शट अप यू बास्टर्ड। एक तो साड़ी वोटी नहीं रही और तनु मजाक सूझ रहा सी। मैं तुम्हारे पैर पड़ता सी, हो सके तो नानू फिर ठीक कर दो ब्रा। पीके की बात सुनकर उस आदमी का सर चकरा गया और उसने सोचा, लगता है पीके सर की कोई चीज खराब हो गई है। मुझे उनकी वोटी, मेरा मतलब है कि उस चीज का नाम पूछना चाहिए। उस आदमी ने पीके से पूछा, पीके सर, मुझे बात तो हुआ, पर आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी वोटी को ठीक करने की कोशिश करेंगे। बताइए क्या नाम था उनका? मेरी प्यारी बीपिंग मशीन। पीके की बात सुनते ही वो आदमी बोला, दर्द तेरी की। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं सर, मैं भी आपकी वोटी को हॉस्पिटल में एडमिट कर देता हूँ। आप प्रार्थना कीजिएगा, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। जहां एक तरफ प्रोफेसर पीके ने मशीन के फट जाने के बाद उसे ठीक कराने के लिए भिजवा दिया था, वहीं दूसरी तरफ विक्की अभी भी सुनसान सड़क पर
घूम रहा था। क्या मनहूस शहर है, ना इंसान है ना कोई जानवर। अब मैं किससे मदद मांगूं? विक्की मदद मांगने के लिए किसी को ढूंढ रहा था। तभी उसने उसके साथ हुए इंसिडेंट को सोचते हुए कहा, आखिर वो चीज क्या थी? मेरे भाई ने जिन लोगों के बारे में जो लेटर लिखा था, क्या ये वही था? वो राक्षस कितना अजीब और गंदा था। ना जाने क्या हो रहा है रॉबिन। तुझे क्या लगता है हम यहाँ कितने दिनों तक रह पाएंगे? विक्की का सवाल सुनते ही रॉबिन ने उदासी भरी आवाज में जवाब दिया, मुझे भी यही लगता है। हम ज्यादा दिन शायद ही यहाँ टिक पाए, पर जब तक हम वो काम नहीं कर लेते जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, उसे पूरा किए बिना लौट भी तो नहीं सकते। मौसम सर्द होने लगा था। हल्की हल्की बर्फ भी पड़ने लगी थी। विक्की ने रॉबिन को अपनी जैकेट में छिपा लिया और कस के उसे पकड़कर आगे चलने लगा। विक्की ने छींकते हुए अपनी पेट से निकल रही आवाज को सुनते हुए कहा, क्या मुसीबत है। एक तो पेट में बहुत टाइम से कुछ गया नहीं है, ऊपर से कोल्ड अलग हो गया है। हाँ, तुम्हें भी भूख लग रही होगी ना रॉबिन। तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ अरेंज करता हूँ हमारे लिए। थोड़ी ही देर में विक्की को कहीं दूर एक बोर्ड पर कैफे लिखा हुआ दिखा। हमारा काम हो गया रॉबिन। इस कैफे में हमें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा दोस्त। विक्की चलते चलते उस कैफे के सामने आकर रुक गया और बोला, जैनीज कैफे। विक्की ने कैफे की डोरबेल बजाई और आवाज देकर बोला, सुनिए, कोई है? देखिए, मैं यहाँ नया हूँ। मैंने और मेरे डॉगी ने बहुत देर से कुछ नहीं खाया है। और तो और बाहर स्नोफॉल भी हो रही है। क्या हमें खाने और सिर छिपाने के लिए छत दे सकते हैं? प्लीज, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज हेल्प अस। विक्की बार बार बेल बजा रहा था, लेकिन उसे अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। आखिर में थक कर विक्की वहीं नीचे बैठ गया। रॉबिन कपकपा रहा था, इसलिए विक्की ने उसे कसकर पकड़ते हुए बड़े अफसोस के साथ कहा, रॉबिन, लगता है आज भूखा ही रहना होगा। हम सुबह होते ही कहीं और खाना ढूंढेंगे। शायद सुबह कोई हमारी मदद कर दे। विक्की रॉबिन को बड़े प्यार से सहला रहा था कि तभी उसकी नजर सामने जंगल की तरफ गई। वहां बहुत दूर उसे एक लाल रोशनी दिखाई दे रही थी। उसे देखकर विक्की बोला, लगता है जंगल में भी कोई रहता है, लेकिन जब यहाँ शहर में ही कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, तो उस वीरान जंगल में क्या ही करेगा। कितना हेल्पलेस शहर है ये, रिडिकुलस। विक्की ने जैसे तैसे अपने मन को समझा लिया था कि आज उन दोनों को भूखे उस ठिठुरा देने वाली बर्फीली रात में ही सोना पड़ेगा। लेकिन तभी अचानक कैफे के दरवाजे के नीचे से एक पैकेट उसकी तरफ आया। विक्की ने हैरान होते हुए अंदर देखा, पर उसे कोई दिखा नहीं। उसने वो पैकेट उठाया तो देखा कि उसमें खाना था। विक्की ने बाहर से ही ऊंची आवाज में कहा, आपने गेट नहीं खोला, नो प्रॉब्लम, बट आपने खाना दिया, उसके लिए थैंक्स। रॉबिन खाने के ऊपर लपक पड़ा। ये देखकर विक्की मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हाँ, तुम्हें ही दे रहा हूं। विक्की वो खाना रॉबिन को देने ही वाला था कि अंदर से एक कटोरा बाहर आया, एक आवाज के साथ, उसे वो खाना मत दो, उसके लिए ये बाल वाला खाना है। वो खाने से भरा बाउल देखकर विक्की मुस्कुराते हुए रॉबिन से बोला, तेरी फैन फॉलोइंग यहाँ भी है, ये मुझे नहीं पता था। यहाँ पर भी रॉबिन साहब नवाबों जैसे बोल में खाना खाएंगे, और मुझ गरीब को इस रैपर में खाना पड़ रहा है। रॉबिन बड़े ही चाव से उसका खाना खा रहा था, और कुछ ही सेकंड्स बाद विक्की भी उस पैकेट से खाना खाने लगा। इस बात से अनजान कि जेनी विक्की को कैफे के अंदर एक छेद से देख रही थी। जेनी विक्की को देखकर मन ही मन बोली, ब्लैंक बच्चू, खाओ खाओ, आराम से खाना खाओ। तुम ब्लैंक्स ने हमारा जीना हराम कर रखा है। तुम्हें क्या लगता है तुम जानी को इतनी आसानी से बेवकूफ बना सकते हो? तुम्हारे खाने में मैंने राख मिलाई है, जिसे खाने के बाद तुम सीधे ऊपर पहुंचने वाले हो। फिर तुम्हें जलाकर तुम्हारी ही राख से दूसरे ब्लैंक्स को पकड़ूंगी मैं। देखना,
मैं एक दिन इस शहर को बचाने वाले ब्लैंक हंटर्स में से एक होंगी, और आज तुम मेरे पहले शिकार बनने वाले हो, यू ब्लडी ब्लैंक। जैनी कुछ देर बाद अंदर गई और उसने टेलीफोन का डायल घुमाकर एक फोन किया। हेलो वल्लभ सर, मैंने अभी भी एक ब्लैंक पकड़ा है जो थोड़ी ही देर में मर जाएगा। उसे हम कल सुबह जला देंगे। ऐसा कहकर जैनी ने टेलीफोन रख दिया और वापस एक छेद से विक्की के मरने का वेट करने लगी। जैनी ने विक्की को एक ब्लैंक समझकर उसे राख मिला हुआ खाना खिला दिया था, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि जिस इंसान को वो ब्लैंक समझ रही है, कल उसी के जरिए वो अपनी परेशानियों से निकल पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर पीके ने कुछ ब्लैंक्स को अपने पास बुलाया और कहा, हाय डियर फेलर्स, मैंने यहाँ तुम लोगों को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए बुलाया है। पीके की बात सुन चरणदास नाम के एक ब्लैंक ने कहा, क्या हुआ पीके सर, इतनी रात को याद किया? सब ठीक है ना? तुमको बाटली चाहिए क्या? व्हाट इज दिस डाउन मार्केट लैंग्वेज? बाटली? एनीवे, मैंने तुम लोगों को यहाँ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए बुलाया है। क्या? मेरी मशीन ब्लास्ट हो गई थी, पर उसके ब्लास्ट होने से पहले मैंने शायद देखा था कि उसमें 2 कलर की लाइट्स साथ में जल रही थी, और शायद यही कारण था उस ब्लास्ट का। पीके की बात सुनकर चरणदास हैरानी से बोला, क्या बात है पीके सर, आप तो नॉर्मली बात कर रहे हैं, पर ये कैसे मुमकिन है? इस पर पीके हंसते हुए बोला, ये नॉर्मल मूड विस्की का कमाल है, तुम्हें समझ नहीं आएगी। खैर, तुम मुझे मेरे मुद्दे से भटका रहे हो। मैं ये कह रहा था कि अगर ब्लू लाइट जलती है मशीन में, इसका मतलब होता है कि कोई ब्लैंक शहर में आया है, और जब रेड लाइट जलती है उसका मतलब होता है कि कोई इंसान शहर में आ चुका है। पर इस बार दोनों लाइट जल रही थी, जो भी थी इंटेंसिटी के साथ, जिसकी वजह से मेरी मशीन ही ब्लास्ट हो गई। तो आप चाहते हैं कि मैं उस मशीन की लाइट्स ढूंढ कर लाऊं? चल बे डॉबी, तुझे पता करके बता कि शहर में कौन नया आया है। ठीक है पीके सर, आपका ब्लास्ट हो जाएगा। अबे कंदील, ब्लास्ट नहीं काम करके आ मेरा, पता कर कौन है वो नया शहरवासी। लगता है अब आपकी नॉर्मल मूड विस्की उतर रही है, इसके पहले ही मैं यहां से निकल लेता हूं। पीके चरणदास की बात पर कुछ रिएक्ट करता, इसके पहले ही वो वहां से उल्टे पैर भाग गया। जहां एक तरफ प्रोफेसर पीके ने अपने आदमी को उस नए व्यक्ति की तलाश करने के ऑर्डर दे दिए थे, वहीं दूसरी ओर विक्की जैनी के कैफे के बाहर बेहोश होकर पड़ा हुआ था और रॉबिन उसके चेहरे को चाट रहा था। कुछ ही देर बाद विक्की को थोड़ा होश आया और उसे कुछ कदमों की आहट सुनाई देने लगी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि एक लड़के का धुंधला सा चेहरा उसके सामने था। उस लड़के ने विक्की से कहा, तुम आ गए विक्की? जानते हो मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इस लड़के की जुबान से अपना नाम सुनते ही विक्की का चेहरा खिल उठा, उसकी आंखें भर आई। उसने हैरान होते हुए कहा, मिकी, तुम यहाँ? हाँ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आखिर तुम्हें अपने भाई की याद आ ही गई। मैं तो तुम्हें हर वक्त याद करता हूँ मिकी। जानते हो, तुम्हारी सुसाइड कर लेने की खबर से मैं कितना मायूस हो गया था, लेकिन मैं जानता था वो सब झूठ है। मेरा भाई इतना कमजोर नहीं है। इतना कहकर विक्की ने मिक्की को कसकर गले लगा लिया। उसके बाद मिक्की ने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जा सकता हूं भला? पर तुम अब तक कहाँ थे मिकी? और वो सब लेटर्स? तुम्हें मेरे लेटर्स मिले? तुमने वो सब पढ़ा जो उसमें लिखा था? विक्की ने हाँ में सिर हिलाते हुए अपने पास रखे एक बैग की तरफ इशारा करके कहा, हाँ, मैं सारे लेटर्स के जरिए ही तो यहाँ तक पहुंचा हूं। वो बैग में है। मुझे नहीं पता था कि मेरी हेल्प करते करते तुम्हारी जान मुसीबत में पड़ जाएगी। जब तुम्हें पता था कि यहाँ इतना खतरा है तो तुम लौट क्यों नहीं आए? बोलो मिकी। और तुम पर अपने ही दोस्त के खून का इल्जाम कैसे लगा मिकी? बोलो भाई प्लीज। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएंगे विक्की। मैंने तुम्हें यहाँ एक सच की तलाश करने के लिए बुलाया है, और वो सच सिर्फ तुम पता कर सकते हो।
कैसा सच? कौन सा सच? तुम इस वक्त बिल्कुल डैड की तरह बातें कर रहे हो। वो भी ना जाने कौन से सच की बात करते थे, और फिर उसी सच की तलाश में वो हमें छोड़कर चले गए। लेकिन मैं तुम्हें अब कहीं नहीं जाने दूंगा। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मैं तो मरने के बाद भी जिंदा हूं विक्की। क्या तुम ये बात नहीं जानते कि अब तुम मेरी छोड़ो और इस शहर में तुम जिस मकसद से आए हो उस पर ध्यान दो। विक्की, तुम्हें वो सच पता करना ही होगा। आखिर किस मकसद से आया था विक्की, जानने के लिए सुनिए कुकू एफएम की ये सीरीज। विक्की से बात करते हुए मिक्की सामने मौजूद जंगल की ओर देख रहा था। विक्की ने ये चीज नोटिस की और मिक्की से कहा, मुझे तो यहां आकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मिक्की। देखो ना, जब से यहां आया हूं तब से अजीब अजीब चीजें हो रही हैं मेरे साथ। ये दुनिया खतरनाक है विक्की, तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। खतरनाक तो है मिक्की, पर साथ ही साथ यहाँ के तो लोग भी बहुत अजीब है। देखो ना, कोई भी अपना दरवाजा नहीं खोलता। हमारा शहर होता तो कोई ऐसे बिहेव करता क्या, बताओ? अभी सब तुम्हारी पहचान नहीं जानते, इसलिए ऐसा करते हैं। धीरे धीरे सब तुम्हारे बारे में जान जाएंगे, तब तुम्हारे साथ ऐसा करना बंद कर देंगे वो। बस तुम्हें एक बार उनका विश्वास जीतना है। मिक्की की बातें विक्की के सिर के ऊपर से जा रही थीं। उसने कुछ सोचते हुए हिचक कर मिक्की से पूछा, ये दुनिया हमारी दुनिया जैसी होकर भी इतनी अलग क्यों है? हम अब इस दुनिया में एक पल और नहीं रह सकते। मैं किसी सच को नहीं जानता हूं। मिक्की, देखो तुम मुझे अब मिल गए हो, इसलिए चलो ना, अब यहां से लौट चलते हैं। नहीं विक्की, अब हम नहीं जा सकते। पर क्यों मिक्की? विक्की सवाल भरी नजरों से मिक्की की ओर देख ही रहा था कि तभी वो धीरे धीरे उसकी नजरों के सामने से ओझल हो गया। वहीं विक्की को ऐसा एहसास हुआ कि किसी ने उसके ऊपर ठंडा पानी उड़ेल दिया हो। विक्की हड़बड़ा गया और उठकर बोला, What the? ए मिस्टर, इट हैड नो अब्यूज। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? रात को तुम ही कैफे का बेल बजा रहे थे ना? विक्की कुछ कह पाता उससे पहले ही उसकी नजर अपने आसपास गई। अब सुबह हो चुकी थी। विक्की अपने सिर पर हाथ फेरते हुए इधर उधर देख रहा था और फिर याद करने की कोशिश की कि उसके साथ क्या हुआ। अचानक उसे मिक्की का ख्याल आया और वो तेजी से उठकर यहां वहां मिक्की को ढूंढते हुए पुकारने लगा, मिक्की, मिक्की, मिक्की! विक्की को ऐसा करते देख जेनी हैरान थी। वो विक्की के पास गई और उससे बोली, ए मिस्टर, व्हाट आर यू डूइंग हियर? और किसको बुला रहे हो तुम? मेरा भाई था यहाँ। वो मुझसे मिलने आया था, पर पता नहीं कहाँ गया वो अब। आपने देखा क्या उसे जाते हुए? भाई मिलने आया था? देखो, तुम्हारे पास इन सब फालतू बातों के लिए टाइम होगा, मेरे पास नहीं है। अपना ये सामान और इस डॉगी को यहाँ से हटाओ। अभी मेरा कैफे ओपनिंग का टाइम है। रात को ब्लैंक्स आते हैं और दिन में ये अजीब इंसान। विक्की उलझन में ही था कि तभी वो कुछ याद करते हुए बोला, क्या कहा आपने? रात को ब्लैंक्स आते? यानी जब मैं रात को कैफे का बेल बजा रहा था तो आपने सोचा कि मैं एक ब्लैंक हूं? विक्की की बात सुनकर जेनी सक पका गई और मन ही मन सोचते हुए खुद से बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे इस तरह बिना कंफर्म किए इसको राख वाला खाना नहीं देना चाहिए था। ये ब्लैंक नहीं था, तभी तो इसकी सांसें चल रही थी। अगर ब्लैंक होता तो उस खाने से कब का मर जाता। और शायद ये बेहोश इसलिए हुआ होगा क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी। मैंने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। पर मैं भी क्या करती? मुझे कैसे पता चलता कि ये एक इंसान है, ब्लैंक नहीं। वो तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया था कि इसकी सांसें चल रही हैं, वरना ये तो कब का बलि चढ़ गया होता। जेनी खुद से बात करती हुई अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। तभी विक्की बोला, कल आपने खाना दिया था, उसके लिए थैंक्स। विक्की की बात सुनकर रॉबिन भी जेनी को थैंक यू कहने लगा, पर अपने अंदाज में। कुछ ही सेकंड्स में जेनी को उसकी भूल का एहसास हुआ कि अनजाने में ही सही, पर उसने उन दोनों को उस सर्द रात में बाहर छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। इसलिए उसने कहा, बाय द वे, आई एम सॉरी कि कल तुम्हें बाहर
बर्फीले तूफान में सोना पड़ा। नो, इट्स ओके, तुम्हारी गलती नहीं है। आई नो। वैसे तुम इतनी रात गए बाहर कर क्या रहे थे? दरअसल मैं इस शहर में नया हूँ, इसलिए मैं यहाँ किसी को जानता नहीं हूँ। ओह, आई सी। हाँ, बड़ा ही अजीब शहर है। आते ही मुझ पर कुछ अजीब से सायों ने हमला कर दिया। आई थिंक वो ब्लैंक्स थे। अब भला ऐसे स्वागत कौन करता है? थोड़ा रुक नहीं सकते थे वो लोग? लीव इट। उसके बाद जब मैं मदद के लिए लोगों के घरों का दरवाजा नॉक कर रहा था, तब भी कोई मदद के लिए नहीं आया। विक्की की बातें सुनकर जेनी शॉक्ड थी। उसने विक्की से पूछा, क्या तुम पर रात में ब्लैंक्स ने हमला किया था? तो तुम बच कैसे गए? वो मुझे नहीं पता। मैंने उसे एक पंच मारा और वो घबराते हुए भाग गया। मुझे भी समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। विक्की की बातें सुनकर जेनी को यकीन हो गया था कि विक्की कोई नया ब्लैंक हंटर है। इसलिए उसने एक्साइटेड होते हुए कहा, वाओ, तुमने ब्लैंक्स को मार भगाया है। दिस इज अमेजिंग। तुम्हें तो अब बिल्कुल भी बाहर नहीं खड़े रहना चाहिए। आओ, अंदर आओ। जेनी का बिहेवियर अचानक से चेंज हुआ देख विक्की समझ गया था कि जेनी उस पर विश्वास कर रही थी। वो तीनों कैफे के अंदर जा रहे थे। तब जेनी ने विक्की से कहा, विक्की, तुम मुझे बताओगे ना कि तुमने कैसे उस ब्लैंक को मसा चखाया? आई रियली लव टू हियर दैट। हाँ, बिल्कुल। तुम अंदर आकर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए कॉफी और सैंडविच लाती हूँ। ओके, दैट वर्क्स फॉर मी। लेकिन प्लीज जरा चीज ज्यादा डालना। एंड हाँ, कॉफी में सिर्फ ब्राउन शुगर डालना। जरूर, क्यों नहीं। जेनी अंदर जाते हुए धीमी आवाज में खुद से बोली, ना जाने वो ब्लैंक की स्टोरी जानने के लिए और क्या क्या करना पड़ेगा। कुछ कहा तुमने? अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो मैं आगे भी कहीं और जा सकता हूँ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, तुम यहीं रुको, मैं बस अभी आई। जेनी और विक्की कैफे के अंदर गए ही थे कि तभी बाजार में हलचल मच गई। भागो! ब्लैंक्स! ब्लैंक्स! भागो! लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनकर जेनी ने विक्की की तरफ देखा और कहा, लगता है ब्लैंक्स ने हमला कर दिया है। तुम यहीं रुको, मैं अभी आई। लेकिन कहाँ जा रही हो तुम? अपनी वाटर गन लेने और मास्क लेने। क्या? पर क्यों? होली थोड़ी ना खेलनी है। विक्की के सवाल का जेनी ने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं विक्की तुरंत कैफे से बाहर आया और उस ओर भागने लगा जिस तरफ से लोग भागते हुए आ रहे थे। वहां जाते हुए विक्की ने देखा कि सब लोगों ने मास्क लगाया हुआ था। उसे बिना मास्क के देखकर एक आदमी ने कहा, अरे बेवकूफ लड़के, बिना मास्क के कहां भागे जा रहे हो? मास्क से क्या होगा? विक्की के सवालों का जवाब कोई नहीं दे रहा था। भागते हुए विक्की एक घर के पास पहुंचा, जहां उसने देखा कि एक लड़की को बहुत सारे ब्लैंक्स घेरे हुए खड़े थे। विक्की ने जब गौर किया तो उसने देखा कि लड़की के चेहरे से मास्क गिरकर जमीन पर पड़ा था और शायद यही उसके लाइफ की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। विक्की को अब तक ये समझ आ चुका था कि चेहरे पर कुछ तो ढकना होगा, इसलिए उसने अपने जैकेट को मुंह पर जैसे तैसे बांध लिया और उन ब्लैंक्स को मारने लगा। जब विक्की उन ब्लैंक्स को मार रहा था तो आसपास खड़े सब लोग उसे बड़ी हैरानी से देख रहे थे। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ब्लैंक्स को मार रहा था। ब्लैंक्स को पीटते हुए विक्की ने पास खड़े लोगों से चिल्लाकर कहा, अरे खड़े क्या हो? जाओ, जाकर उस लड़की को मास्क ला कर दो। वो मास्क मारपीट में पैरों के नीचे आकर टूट गया है। जाओ जल्दी मास्क लेकर आओ। विक्की के ऐसा कहते हुए ही वहां खड़ी एक लड़की मास्क लेने दौड़ी और इसी बीच जेनी उसकी वाटर गन ले आई और उन ब्लैंक्स के ऊपर पानी डालने लगी, जिससे वो ब्लैंक्स पिघलकर मरने लगे। विक्की और जेनी ने मिलकर लगभग वहां मौजूद सारे ब्लैंक्स को मार दिया था, पर जैसे जैसे वो ब्लैंक्स को मार रहे थे वैसे वैसे ही उनकी तादाद बढ़ती ही जा रही थी। विक्की को उस तरफ ब्लैंक्स से लड़ते हुए देख इंसान के साथ साथ ब्लैंक्स भी हैरान थे।
खासकर वो ब्लैंक जो छिपकर सब देख रहा था। और ये ब्लैंक कोई और नहीं बल्कि चैंपियन था, जिसने विक्की को यूं लड़ते हुए देख मन में कहा, मैंने कल प्रोफेसर पीके को कितना समझाया, लेकिन वो घरा कुछ सुने तब ना। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये लड़का अकेले सबको निपटा देगा। नहीं नहीं, यूं हाथ है शिकार को तो हम नहीं जाने देंगे। मोगा। चैंपियन ने इतना सोचते हुए अपने पास खड़े अपने साथी मोगा से कहा, जाओ जाकर उस लड़की का चेहरा खींच लो। इस वक्त उस पर किसी और ब्लैंक का ध्यान नहीं है, पर वो तो उनका शिकार है। अरे वो लोग तो खुद शिकार होने वाले हैं। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। जाओ जल्दी, शिकार किसी का भी हो, शिकारी ब्लैंक्स ही रहेंगे। जाओ, जब तक वो उधर बिजी है तब तक अपना काम हो जाएगा। क्या मोगा मान लेगा चैंपियन की बात? क्या विक्की कर पाएगा लड़की की मदद? क्या ब्लैंक सिटी के लोग जान पाएंगे विक्की